नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे CRPF HCM एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी 2023 को CRPF HCM के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बताया गया दोस्तों, सभी क्वेश्चन 100% रियल आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन ही बताए जाते हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का अगर PDF फाइल आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे सभी दिनों का PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी। बाकी किसी भी PDF का फाइल चाहिए अगर किसी एक शिफ्ट का, तो आप हमें 819473 पे डायरेक्टली PDF लिख के भेज दीजिएगा और किस शिफ्ट का चाहिए उसका नाम लिखकर भेज दीजिएगा। आपको PDF फाइल तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस याद है किसी भी शिफ्ट का, एक बार कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन में जो कि विंस्टन चर्चिल की गठन सरकार के श्रम मंत्री सर रिचर्ड स्टाफोर्ड क्रिप्स ने की थी, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो गांधी जी ने क्रिप्स के प्रभुत्व की पेशकश को दुर्घटनाग्रस्त बैंक पर पोस्ट जो कि डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया। क्रिप्स मिशन एक विफलता थी क्योंकि यह कांग्रेस को ब्रिटेन के इरादों, जो कि किसी भी मामले में ईमानदार नहीं थे, के बारे में विश्वास देने में विफल रहा। न ही भारतीय नेतृत्व ने ब्रिटेन के युद्ध के प्रयास को समर्थन दिया, ठीक है। उसी वर्ष कांग्रेस ने मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वह स्थान है जहां महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अन्य नेताओं के साथ वह 8 और 9 अगस्त 1942 को वहाँ एकत्र हुए थे और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि उन्होंने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे भारत अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC द्वारा 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। आंदोलन ने क्विट इंडिया या फिर भारत छोड़ो के नारे दिए थे। गांधी जी ने लोगों को नारा दिया, करो या फिर मरो, ठीक है। कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप यह एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता देने का आग्रह करना था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी को आंदोलन का नेता नामित किया गया था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जागोई और पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मणिपुर का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा गया होगा कि ये दोनों किस नृत्य के भाग हैं, तो दोनों मणिपुरी नृत्य के भाग हैं, ये भी आप कर सकते थे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। इस शास्त्रीय नृत्य के रूप को मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। यह शक्तिवाद, शैव और उमंग लाई जैसे आदिवासी देवताओं से संबंधित विषयों पर लाई हराओबा के दौरान भी प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुरी नृत्य के लिए स्वर, संगति एवं वाद्य यंत्र से आते हैं, जिसे पुंग कहा जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पुंग चोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना, ठीक है। यह मणिपुरी जो कि संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। इस शैली में नर्तक एक ही समय में नृत्य करते हुए
पुंग हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप बजाते हैं। यह नृत्य एक कोमल लय द्वारा चिह्नित किया जाता है जो धीरे धीरे एक गड़गड़ाहट चरमों चरमों मतलब अधिकतम तक इसको बढ़ाया जा सकता है। यह मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता और सरित सरक से तत्वों से गुणों को उधार लेता है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगा अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के लिए एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1953 में। अगर पूछा गया होगा दोस्तों कि ये लागू कब हुआ था, तो फिर आपका जो कि उत्तर हो जाएगा 1956। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में और लागू हुआ था 1956 में। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर 1953 को भारत की केंद्र सरकार ने राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको SRC की स्थापना की थी। ठीक है, आयोग ने 1955 में लगभग 2 वर्षों के शोध के बाद सुझाव दिया कि भारत की राज्य की सीमाओं को 14 राज्यों और 6 क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जाए। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो ये फजल अली KM पडिक्कर, ठीक है, पडिक्कर और HN कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने इनके कुछ प्रस्ताव को लागू किया था, यानी 1956 में इसको लागू किया गया था। इसके कुछ ही प्रस्ताव को लागू किया गया था। 14 दिसंबर 1955 को यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। SRC के कुछ प्रस्तावों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसने SRC द्वारा प्रस्तावित 3 के अलावा जो कि लक्काडिव, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया था। इन केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा इसने कुल 14 राज्यों की स्थापना की थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सफ़ेद शैवाल है। इससे रिलेटेड मुझे कोई भी शैवाल देखने को नज़र नहीं मिल पाया दोस्तों। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो कुछ सफ़ेद शैवाल होते हैं जो मछली ड्रम होता है उसके दीवारों पे चिपके होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि शैवालों को उनमें मौजूद वर्णक के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि क्लोरोफाइस जिसको हरी शैवाल कहा जाता है, फियोफाइल्स जिसको भूरा शैवाल कहा जाता है, और रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, फिजोफाइसी भूरा शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल, ये 3 शैवालें हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे तो भूरा शैवाल क्लोरोफाइटा में शैवाल की लगभग जो है 1500 प्रजातियों का एक वर्ग है जो महाद्वीपीय तटों के साथ साथ ठंडे पानी में आम है। ठीक है, भूरा शैवाल एल्गिन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि ठीक है, यहाँ पे कोलाइडयन, ठीक है, कोलाइडयन जेल का उपयोग बेकिंग और आइसक्रीम उद्योग में स्थायी कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लाल शैवाल, ठीक है, लाल शैवाल लाल रंग के होते हैं क्योंकि वर्णक फाइकोएरिथ्रिन की उपस्थिति होती है। यह वर्णक लाल प्रकाश को दर्शाता है और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है। वे जल निकायों में, ठीक है, वे जल निकायों में पाए जाते हैं। हरे शैवाल में हरित लवक होते हैं जिनमें पर्णहरित A और B होते हैं, जिससे उन्हें एक उज्ज्वल हरा रंग मिलता है। हरी शैवाल की सेल की दीवारों में आमतौर पर सेलुलोज होता है और वे स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। बाकी आप
कमेंट करके बताइएगा ऑप्शंस क्या थे। वायुमंडल में होने वाली घटनाओं में कौन सा बल काम करता है? तो कोरियालिस बल, ठीक है, कोरियालिस बल इसको कहा जाता है, कोरियालिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव को पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब वे विक्षेपण भी अधिक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोरियालिस, ठीक है, कोरियालिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 87 था भारत का रैंक। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एग्जैक्ट दोस्तों क्या पूछा था, इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता देता हूँ। पूछा क्या था कमेंट करके बताइएगा। अपराधी की सज़ा को किस अनुच्छेद के तहत कम किया जाता है, या फिर अपराधी की सज़ा की उन्मूलन के लिए कौन सा है? अपराधों के संरक्षण से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा गया होगा कि अपराधी का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तब तो आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बताते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी हो, को मनमानी और अत्यधिक सज़ा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। कार्योन्तर विधि से संरक्षण किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रतिवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, तथा उस समय अपराध के लिए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती थी वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, इसी में एक चीज़ होता है कि कोई दोहरा दंड नहीं, किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति पर अगर मान लीजिए एक सज़ा के लिए उसको मुकदमा चल रहा है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। कोई आत्म अभिशंसन नहीं, किसी भी अपराध के लिए आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दोहरे दंड से सुरक्षा कानून की अदालत या फिर न्यायिक न्यायीकरण के समक्ष कार्रवाई में उपलब्ध होगा। तो इससे रिलेटेड सभी चीज़ें मैंने बता दी है दोस्तों। अगर क्षमादान की बात करें तो अगर क्षमादान वाला पूछा गया होगा तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की, लघुकरण करने की, परिहार करने की, विराम और प्रतिलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। तो चलिए इससे रिलेटेड बता देते हैं। जैसे कि क्षमा, राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है और उसे उस स्थिति में ला सकता है जहां उसके सभी अपराध के कामों में कोई सज़ा नहीं होगी। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से अधिक व्यापक है, जो निम्नलिखित 2 तरीकों से भिन्न है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पूछेगा तो अनुच्छेद 72 है और राज्यपाल का जो कि 161 है। यहाँ निम्नलिखित में से 2 तरीके जानते हैं, जैसे कि कोर्ट मार्शल, क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति उन मामलों में विस्तारित होती है जहाँ सजा या फिर दंड कोर्ट मार्शल द्वारा होती है, लेकिन अनुच्छेद 161 राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है, ठीक है। मौत की सज़ा, राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सज़ा मौत की सज़ा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मौत की सज़ा के मामले तक विस्तारित नहीं होती है। तो इन दोनों चीज़ों से जो कि राज्यपाल से अलग है। लघुकरण, जैसे राष्ट्रपति कठोर सज़ा के स्थान पर व्यक्ति को कम सज़ा दे सकता है, ये भी चीज़ बोली गई है, ठीक है। जैसे कि परिहार, शक्ति का विमोचन करके राष्ट्रपति कारावास की अवधि को कम कर सकता है। विराम, इसमें राष्ट्रपति कुछ मामलों पर विचार करता है, अपराधी की सज़ा को कम करता है। प्रतिलंबन, मौत की सज़ा के मामले में राष्ट्रपति सज़ा को दबा या फिर टाल सकता है। एक दोस्तों ये भी एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, अनुच्छेद 21 से संबंधित अगर पूछा गया होगा तो ये भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर अनुच्छेद 21A पूछा गया होगा तो फिर शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। एक प्रश्न और दोस्तों पूरा नहीं मिल पाया, चंदेरी युद्ध से संबंधित कुछ पूछा था। तो चंदेरी अगर युद्ध से संबंधित जो भी चीज़ें पूछा गया होगा उससे रिलेटेड मैं सभी बता देता हूं। जैसे कि चंदेरी का युद्ध 1528 में
चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतों को हराया था। चंदेरी का युद्ध राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मोहिनी राय और 1528 में बाबर के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई के साथ राजपूताना में प्रतिरोध पूरी तरह से बिखर गया था और इस लड़ाई के बाद चंदेरी बाबर के पूर्ण नियंत्रण में आ गई क्योंकि उसने लड़ाई जीत ली थी। बाबर से रिलेटेड चीज़ें बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1529 में घाघरा महमूद लोदी का लड़ाई जिसमें बाबर जो कि विजयी हुआ था। एक प्रश्न आया था कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अपना फ़ायदा कर लेना, अपना काम निकाल लेना या फिर अपने हित में सोचना। ग्रहण का विलोम शब्द पूछा था तो त्याग हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सारंग जो कि नदी, तनुजा, सरित, सवालिनी, ठीक है, स्रोत, शिवनी, आपगा, ठीक है, सिमग्रा, ठीक है, मुलंग जो कि कुलंकसा, ठीक है, तटीनी, सरी, जयामाला, ठीक है, तरणी, दरिया, निर्झरणी, ठीक है, हिरण, मृग, हरिण, कुरंग, कुरंगम, ठीक है, चारू लोचन, सिंह, शेर, रंग बिरंगा, चितकबरा, सुंदर, सरस, रसीला, गज, हाथी, धनुष, बाण, तीर, हल, कामदेव, कोयल, हंस, चातक, अश्व, घोड़ा, सर्प, सांप, मोर, मयूर, इन सब में जो है कि सारंग का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड होता है, तो आप ऑप्शन जो है कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा क्या दिया था। वनराज भी इसका सारंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिल पाए हैं आज के। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।